आभार। आप सभी को हमारा नमस्कार। A very warm welcome you all on fourth day of special online lecture series organized by Department of Education, RSP College, a constituent unit of BBMKU Jharia Belgaria. I feel extreme pleasure to have dignitaries and intellectuals in this platform. It gives me immense satisfaction to introduce and address all the dignitaries present here. I should say connected with us. Distinguished speaker Padma Shri Jagmohan Singh Rajput. We regard this legend as a living encyclopedia. Chief Patron, Honorable Vice Chancellor, Professor Anjani Kumar Srivastava, BBMKU, Dhanbad. And Patron, Dean Faculty of Education, Dr. S.K. Sharma, BBMKU, Dhanbad. Chairperson of Lecture Series, Dr. J.N. Singh, Principal, RSP College, Jharia Belgaria. First of all, I extend my heartfelt thanks. It was beyond our expectation that we would receive acceptance from you all and spare the time for today's program. भारतीय परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। हम सभी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में कोई शंक ना हो, कोई पंक ना हो, कोई द्वंद ना हो, कोई दम्भ ना हो। माँ शारदे, ज्ञान प्रकाश भरो, मोह अज्ञान तिमिर का जग से नाश करो। वर
personally believe that opportunity of welcoming of anyone is blessings of God. I request the chairperson, Dr. J. Singh, Principal RSP College, to welcome all the dignitaries, distinguished speaker, Padma Shri J.S. Rajput, who spared their valuable time, and all participants who have joined from far and near. Sir, please. आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सुन रही हैं? ठीक जी, है, sir. धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आज इस व्याख्यान माला के चौथे व्याख्यान में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं चीफ पैट्रन अपने विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव का इस व्याख्यान माला में स्वागत करता हूं। सर ने बहुत मुश्किल से अपना व्यस्तम समय में से थोड़ा सा समय हमारे महाविद्यालय के लिए और अपने विश्वविद्यालय के लिए निकाला है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। हमारे कुलपति महोदय झारखंड ही नहीं, हिंदुस्तान के जाने माने प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं और कैरियर एडवांसमेंट और रिसर्च के क्रम में दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया है इन्होंने। अब मैं अपने डीन डॉक्टर एस.के. शर्मा, जो भूगोल के विद्वान हैं, उनका स्वागत करता हूं। इसके बाद मैं आज व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉक्टर J.S. राजपूत का स्वागत करता हूं। इनके संबंध में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान। आप NCTE, NCERT जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस के हाईएस्ट पद पर सुशोभित कर चुके हैं, रह चुके हैं और आपके संबंध में बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। आपका स्वागत है सर, और आपके इस व्याख्यान का लाभ हमारे सभी प्रतिभागी पूरे देश से जुड़े हुए हैं आज की व्याख्यानमाला में सब लाभान्वित होंगे, सब लाभ उठाएंगे। इसके साथ में आप सबों का, सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, माय सिंसियर थैंक्स टू यू सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी के लिए, पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए यह अत्यंत गौरव एवं हर्ष का विषय है कि आज इस व्याख्यान माला के इस चौथे व्याख्यान में वक्ता के तौर पर एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रही हूं जिन्होंने एक शिक्षक के रूप में संपूर्ण शिक्षा जगत के गौरव को बढ़ाया है। भारत की शैक्षिक परंपरा को समृद्ध करने का आपने निरंतर प्रयास किया है। पद्मश्री जगमोहन सिंह राजपूत यूनेस्को के जॉन अमोस कमेनियस मेडल से सम्मानित, पूर्व निदेशक NCERT, पूर्व संस्थापक NCTE एवं अध्यक्ष NCTE। आप केवल 31 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन चुके थे। NCERT RIE भोपाल 1977 टू 1988 तक आप प्राचार्य बने रहे। मानव संसाधन विकास विभाग MHRD के भारत सरकार सलाहकार के रूप में 1989 टू 1944 तक रहे। NCTE चेयरमैन फाउंडर 1994 टू 1999। NCERT डायरेक्टर, इसका ड्यूरेशन है 1990 टू 2004। आपने BEd कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की शुरुआत की और अपनी कई पुस्तकें लिखी। शोध कार्य में हिंदी, इंग्लिश में काफी आपका योगदान रहा। आपकी कई पुस्तकें और आर्टिकल्स प्रकाशित हुई। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम्स, एजुकेशन इन चेंज वर्ल्ड, fallacies and forces, contemporary concern in education, universalization of elementary education, role of teacher education, teacher education in India. These are the notable books. And next,
reforms in school education 2009, contemporary concern in education, teacher preparation for knowledge society, क्यों तनावग्रस्त है शिक्षा व्यवस्था, ह्यूमन वैल्यूज इन एजुकेशन, ऐसी और भी कई पुस्तकें हैं। एनसीईआरटी के निर्देशक के तौर पर पाठ्यक्रम में सत्य, शांति, अहिंसा, सदाचरण एवं प्रेम इन 5 मूल्यों को शामिल कराया। हमारी शिक्षा जगत में पुस्तकों एवं लेखों द्वारा कई तथ्यों को उजागर करने का श्रेय आपको जाता है सर। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस विषय शिक्षा से चरित्र निर्माण की संभावनाएं पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सर प्लीज। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरी आवाज संभवतः ठीक आ रही हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जी सर, आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी सर। उपेंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। झरिया के संबंध में मैंने केवल सुना है। मैं झारखंड में, बिहार में बहुत जगह गया हूँ, लेकिन झरिया नहीं गया। झरिया का नाम जब आता है तो कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर प्रकृति का वरदान है, अनेक संसाधन है, बहुत कुछ है, लेकिन इनका शोषण ही हुआ और स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। इसका भी चरित्र से कहीं न कहीं संबंध है और होना चाहिए। आपका कार्यक्रम बहुत सी चीजों को दर्शाता है। ऑनलाइन, कोविड के बाद ऑनलाइन शिक्षा की बात बहुत तेजी से कही जा रही है, मगर उसमें जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान कौन निकालेगा? एक विश्वविद्यालय से लेकर एक कॉलेज से जब ये इस प्रकार के प्रबंधन में आधे घंटे का समय नष्ट हुआ, तो निश्चित रूप से आप उस प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की कल्पना कीजिए जिसके पास सहायता के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। उन बच्चों की कल्पना कीजिए जिनके पास मोबाइल घर में है भी या तो है नहीं, और है तो केवल एक है। वे आगे कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा जगत के जुड़े हुए हर व्यक्ति के सामने इस समय आई है, और वो भी एक अदृश्य शत्रु के द्वारा की गई है। कोरोना वायरस ने केवल एक ही काम किया है। दुनिया में पहले जितने भी युद्ध हुए उसमें कुछ लोग, कुछ राष्ट्र, कुछ राज्य एक तरफ होते थे, बाकी दूसरी तरफ होते थे। इस युद्ध में शत्रु अदृश्य है, लेकिन उसी ने, हमने नहीं, उसी ने हर मनुष्य को एक साथ खड़ा कर दिया है समस्या का समाधान निकालने के लिए। साथ साथ काम करना सीखना बहुत कठिन कार्य होता है। इसमें अनेक कठिनाइयां होती हैं जिनका अनुभव हम सभी को होता है, और इसके बारे में थोड़ा बाद में भी मैं बात करूंगा। लेकिन जहां तक चरित्र निर्माण और शिक्षा की बात है, सभी जानते हैं कि इन दोनों का संबंध बार बार पुस्तकों में वर्णित होता है, भाषणों में कहा जाता है, लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ता है इसका अध्ययन किसी ने शोध में किया हो ऐसा मुझे ज्ञात नहीं। तो ये संभवतः इस पर शोध करने का साहस भी नहीं करता। मैं अभी इस आधे घंटे में मुझे एक घटना याद आई। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक पीड़ित और प्रताड़ित देश था जापान। जापान हारा था, जापान पर एटम बम डाला गया था, लाखों लोग मारे गए थे, 3 पीढ़ियों तक उसका असर बना रहा, और जापान ध्वस्त हो गया था 1945-46 के आसपास। उत्तर प्रदेश, बिहार के गांव में जब कोई सामान बहुत खराब होता था, किसी लायक नहीं होता था, तो कहते थे अरे फेंको, जापानी माल। यहाँ जो कुछ लोग बैठे होंगे वरिष्ठ, वो इस बात से परिचित होंगे। लेकिन 1980 के आते आते यही जापान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करने लगा। मैं इस बारे में बहुत उत्सुक रहता था कि जापान ने इतनी अधिक प्रगति कैसे करी। जिस देश के पास कुछ भी नहीं बचा था, सबसे बड़ा जिसका आत्मसम्मान नीचे आ चुका था, वह देश दुनिया में उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ कैसे बना? वो कौन सा चरित्र था, वो कौन से संस्कार थे जिन्होंने इस देश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया? आप जानते हैं 1950 में यूनेस्को में, संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल 50 देश थे।
आजकल 196 देश, यानी बहुत से देश स्वतंत्र हुए 1950 के आसपास, या यूं कहें 20वीं शताब्दी के लेटर हाफ में अनेक देश, सैकड़ों देश स्वतंत्र हुए, आगे बढ़े, और सभी को विकास की आवश्यकता थी। सभी को कहा गया विकास और प्रगति, क्योंकि विकास के बिना कोई रास्ता नहीं। तो जापान का अध्ययन किया मैं जापान गया और मैंने लोगों से पूछा कि आपकी इतनी प्रगति कैसे हुई। उन्होंने कहा, हमने अपने बच्चों पर ध्यान दिया, हमने अपने स्कूलों पर ध्यान दिया, बच्चों पर ध्यान दिया। हमने ये प्रारंभ में सीख लिया कि किसी भी देश की विकास और प्रगति के लिए यदि दीर्घकालीन योजना बनानी है तो वो प्राइमरी स्कूलों से प्रारंभ होनी चाहिए, प्राइमरी के अध्यापकों से प्रारंभ होनी चाहिए। और हमने 2 बातें हर उस बच्चे को बताई जो स्कूल में पढ़ता है, और वहाँ स्कूल पास करने के पहले हर बच्चे को हिरोशिमा लाया जाता है, वहां पर उसको 1 हफ्ते रखते हैं और बताते हैं कि ये देश किस कदर अपमानित, पीड़ित और प्रताड़ित हुआ था, लेकिन आज हम तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं कि तुम्हारे पास मकान है, रहने का है, शिक्षा है, सम्मान है, मगर इसको बचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। हमने क्या किया? 1950 की जो पीढ़ी थी जापान, उसने क्या किया? उसने 2 काम किए। उसने पहला किया, मैं जो कुछ हूं देश के लिए हूं, मैं कोई भी काम करूं, मैं कक्षा में पढ़ाऊं, मैं शोध करूं, या मैं स्कूल की सफाई करता हूं, किसी पद पर हूं, मैं देश के लिए काम करूं। दूसरा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। देश के लिए कार्य करना है तो परिश्रम करना, कर्तव्य करने हैं, अधिकार की बात छोड़ देनी है जब तक हमारा देश आगे न बढ़ जाए। अधिकार की बात अपने आप हो जाती है, वो मैं बाद में थोड़ा कहूँ। मुझे उन्हें एक उदाहरण दिया जो मैं समझता हूँ हर अध्यापक और हर विद्यार्थी जो यहाँ बैठा है अवश्य सुने, और उसका संभवतः मेरी इतनी देर बोलने का केवल एक उद्देश्य है, इसका मूल तत्व तो आपको याद रहे और आप भूल ना पाए। निश्चित भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं एक उदाहरण बार बार दोहराता रहता हूँ। मुझे एक अध्यापक ने, जो भारत को भी समझते थे, मेरे साथ अनेक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में हिस्सा ले चुके थे, उन्होंने कहा, आप जो जानना चाहते हो मैं आपको बता। हमने इन 2 बातों के साथ साथ लोगों को इतना तैयार कर दिया कि उनके मनोभाव में और कुछ आता ही नहीं। हमने इसको उनके चरित्र का हिस्सा बना दिया, उनके संस्कारों का भाग बना दिया, उनकी आत्मा में अंतर्निहित कर दिया कि मैं केवल इसलिए जापान में पैदा हुआ हूं कि मुझे जापान की पुनर्रचना करनी। उस पुनर्रचना में मेरा परिवार भी अच्छा होगा, मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूंगा, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य मेरा राष्ट्र, उसकी प्रतिष्ठा है। उदाहरण लीजिए, यदि कोई अध्यापक कक्षा में 10 मिनट देर से जाता है और 50 विद्यार्थी उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तो कितना समय नष्ट हुआ? 50 गुणे 10, 500 मिनट का समय नष्ट हुआ। और उन्होंने कहा कि इस ऐसा होने पर कोई भी प्राचार्य या कुलपति उस अध्यापक को कुछ कहता नहीं है, उसको कोई मेमो नहीं इशू करता है। उस अध्यापक के अंदर इतनी ग्लानि पैदा हो जाती है कि मैंने अपने देश की प्रगति से 10 गुणे 50 बराबर 500 मिनट की चोरी की है। Stolen 500 minutes from the progress of my country. I am guilty. और जब ये भावना पैदा हो जाती है तो सारे संस्थान समय से चलते हैं, अध्यापक तैयारी करके आते हैं, बच्चे समय से पहुंच जाते हैं, रेलगाड़ियां समय से चलती हैं, उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहती है। अगर किसी रेलगाड़ी के डिब्बे को स्टेशन पर एक नियत स्थान पर 8:25 पर आना है, वहां लिखा हुआ है, तो वो 26 पे नहीं आएगा, और 26 पे आएगा तो कुछ लोगों को घर बैठा दिया जाएगा। ये अनुशासन, संस्कार और चिंतन, विवेकानंद जी ने लिखा है कि संस्कारों की समष्टि ही चरित्र है। चरित्र का अर्थ कुछ लोग बहुत छोटा लेते हैं, चरित्र का अर्थ छोटा हो ही नहीं सकता। उसमें व्यक्तित्व विकास भी है, व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व भी है, सब कुछ। शिक्षा के लिए हमारे बहुत बड़े विचारक रहे स्वामी रंगनाथानंद जी, रामकृष्ण मिशन आश्रम के सर्वोच्च पद पर रहे और देश भर में उनका सम्मान है। उनकी पुस्तकें आप में बहुत लोगों ने देखी होंगी।
न देखी हो तो अवश्य देखिए। उन्होंने कहा कि अध्यापक क्या करता है? अध्यापक एक मासूम से इनोसेंट बच्चे को सामने पाता है, और यानी एक व्यक्ति उसके सामने आता है और अध्यापक उसे व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफॉर्म से पर्सन इनटू ए पर्सनालिटी। वाक्य क्या है? ट्रांसफॉर्म से पर्सन इनटू ए पर्सनालिटी। और जब व्यक्तित्व का विकास होता है तो ये छोटा काम नहीं होता है, इसमें हर पक्ष जीवन का होता है। उसे आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, मगर इस वाक्य का महत्व आपके मन में अवश्य निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। मैं तुम्हें करना क्या है? क्या केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मैं अध्यापक हूँ? नहीं, मैं भारत की नई पीढ़ी बना रहा हूँ। और जब आपका सोच इतना विशाल हो जाएगा तब आप देखेंगे कि आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। यू विल स्टार्ट ग्रोइंग अप। आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा हर साल। हर अगला साल पिछले साल से आपके व्यक्तित्व को उभारेगा और लोग उसको देखेंगे। मैं भारत के भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य क्या है? यावत जीवेत अध्येते विप्रा। मेरा अपना विकास कैसे होगा? मेरा चरित्र कैसे और प्रांजल होता जाएगा? कैसे उसका निर्माण होता जाएगा? कैसे वो और सुगठित होता जाएगा? अगर मैं इसका अर्थ समझ लूं, जो मेरी परंपरा का हिस्सा है, यावत जीवेत अध्येते विप्रा, समझदार व्यक्ति, वाइज पर्सन। विप्र का मतलब यहाँ पंडित जी से नहीं, पुरोहित जी से नहीं। यहाँ विप्र का अर्थ है हर समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। और ये हर जगह कहा गया, हर सभ्यता में कहा गया, हर पंथ में कहा गया है, हर धर्म में कहा गया, कहीं भी कहा जा सकता। कुरान शरीफ में एक वाक्य है जो मुझे बताया गया, प्रारंभ ऐसे ही होता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यानी सीखने के लिए कठिन से कठिन जगह, उसमें लिखा चीन जाना पड़े तो वहां भी जाओ। उस समय चीन बहुत कठिन माना जाता कि अगर ज्ञान प्राप्त के लिए चीन जाना पड़े तो भी जाओ, अर्थात तो करो। वहां पर इल्म शब्द बहुत बार आया है। अल्लाह के बाद, हजरत मोहम्मद साहब के नाम के बाद सबसे ज्यादा शब्द जो इस्तेमाल हुआ इल्म है। और हमारे यहाँ गीता में कहा ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी पर ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। और जब हम चरित्र की बात करते हैं तो हम उसे शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? ज्ञान का इतना महत्व क्यों है? संस्कारों का महत्व क्यों है? कोठारी कमीशन में एक वाक्य है जो आप जिन लोगों ने सुना होगा वो जानते होंगे। कोठारी कमीशन 1964-66 में बना था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। और उसमें एक वाक्य है, एजुकेशन ए कल्चरेट्स। शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत करती है। सुसंस्कृत करने का अर्थ क्या है? संस्कृत का अर्थ क्या है? इसे मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे इस देश की संस्कृति का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारा जो चिंतन है, हमारा जो चरित्र है, हमारे संस्कारों की समष्टि जिसे चरित्र कहते हैं, उसके संबंध में जैसे जैसे दुनिया ने जाना, उन्होंने उसकी प्रशंसा की और बहुत पहचानी। प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी का एक कथन है जो बार बार दोहराया जाता है और मैं समझता हूँ आप में सभी को होना चाहिए। उस कथन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अर्नाल्ड टॉयनबी बड़ा प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने लिखा, ये भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि एक अध्याय जिसकी शुरुआत पाश्चात्य थी, यदि उसका अंत मानव जाति के आत्मसंहार में नहीं होना तो समापन भारतीय हो। जो सभ्यता पश्चिम में शुरू हुई, अगर वह आत्मघाती नहीं है, अगर उससे दुनिया को विनष्ट नहीं होना है, तो रोकने का तरीका क्या है? भारतीय तरीका। मानव इतिहास के इस सबसे अधिक खतरनाक क्षण में मानव जाति की मुक्ति का यदि कोई रास्ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह भारतीय है। चक्रवर्ती अशोक और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और श्री रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश ही मानव जाति को बचा सकते। यहाँ हमारे पास एक ऐसी मनोवृत्ति और भावना है जो मानव जाति को परिवार के रूप में विकसित
होने में सहायक हो सकती है और यही अणुयुद्ध का विकल्प है। 50-60 साल पहले ये लिखा गया था, लेकिन इसका अर्थ आप समझिए। विश्व को हमसे अपेक्षा है, क्योंकि हमारे देश में संस्कारों का, ज्ञान का, चरित्र का महत्व अध्यात्म के साथ समझा गया था। हमारे इस देश में सबसे पहले, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने बहुत अधिक परिश्रम किया, तपस्या की, और उन्होंने कहा सर्वभूत हितेरथ। इस विश्व में अगर आप आए हैं, जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो हर अन्य प्राणी के कल्याण के लिए कार्य करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। मगर ज्ञान का करिएगा क्या? केवल अपने लिए, केवल अपनी वृत्ति कमाने के लिए, धन धन की अपने लिए वृद्धि करने के लिए, या लोगों की सेवा करने के लिए? इसी को बाद में कबीरदास जी ने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजवाई। ये चरित्र है। इसमें ढूंढिए, चित्त की परिभाषा में तो आपको किताबों मिल जाएगी, मगर चित्त बनाने की बात कहाँ होगी? वो कबीरदास के इस वाक्य में होगी। इस वाक्य को कहाँ से जोड़ेंगे? सर्वभूत हितेरथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। अगर मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा है, और यहाँ तो स्वामी विवेकानंद जी ये तक कह गए कि अगर तुम्हें अपने आवश्यकता हो तो अपने मंदिरों के दरवाजे 50 साल को बंद कर दो, उस पर ताला लगा दो, जाकर के गरीब की सेवा करो, जो कष्ट में है उसकी सेवा करो। ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये चरित्र है। जो इसको समझ लेगा वही चरित्रवान है। क्या कोई ऐसा साहस कर सकता है कि अपने धर्म स्थानों पर जाके ताला लगा दो और जाकर के गरीबों की सेवा करो? और जब परंपरा चलती है तो वो उसके लिए शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन भावना वही रहती है। भारत में चित्र निर्माण की भावना वही। विवेकानंद जी जब ये कहा कि मंदिरों को ताला लगा दो, गांधी जी ने कैसे कहा? गांधी जी ने कहा, अगर तुम कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर रहे हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई भी परियोजना शुरू कर रहे हो, तो एक बार सोचो कि जो व्यक्ति पंख के अंतिम छोर पर खड़ा है, जिसका शोषण हुआ है, जिसको समाज में सम्मान नहीं मिला है, जिसको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला है, जिसको न्याय नहीं मिला है, क्या उसके लिए इसमें कुछ अंश है? क्या उस आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसका कोई प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा? यानी वही सेवा की बात है, उसके बारे में सोचिए। ऐसा न हो कि कहीं आपकी परियोजना में किसी का शोषण हो रहा हो, आप जाने या न जाने। बड़े बड़े कारखाने लगे, बड़ी बड़ी चीजें हुई, कितने लोग विस्थापित हुए। मैं एक बार सोनभद्र गया था, मुझे बताया गया कि वहां के आदिवासियों को 3 बार विस्थापित किया गया और कभी भी उनकी देखभाल नहीं। 3 बार। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने गांव जगह रहता है जहां उसके पुरखे रहे, 3 बार। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने विकास की वो अवधारणा अपनाई जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती, हमारी सेवा करने की प्रवृत्ति से मेल नहीं खाती थी, हमारे आध्यात्मिक चरित्र से मेल नहीं खाती। इसके लिए भी एक उदाहरण मैं बार बार दोहराता हूँ, आज फिर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शिक्षा से जुड़े लोग हैं, आप सबको ये मालूम होना चाहिए और मालूम होगा ही कि जिस कोठारी कमीशन का मैंने अभी थोड़ा सा संदर्भ दिया था, वो 1964-66 के बीच में एक बड़ा सा प्रतिवेदन बना था। उसका शीर्षक था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। डॉक्टर कोठारी उसके अध्यक्ष थे। वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री थे। मुझे उनसे मिलने के अवसर मिले हैं कई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो स्नातक थे, वहीं से उन्होंने शोध किया था, और चूंकि मैं भी वहां पढ़ा हूं इसलिए मुझे उनका विशेष स्नेह मिलता था। डॉक्टर कोठारी से करीब 25 साल बाद उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि सर, अगर आप फिर से अध्यक्ष हो जाए तो आप इस प्रतिवेदन में क्या परिवर्तन करेंगे? जो आपका पहला प्रतिवेदन था उसके आधार पर 1962 की शिक्षा नीति बनी और लागू की गई। बहुत सी बातें हुई, जैसे उसमें लड़कियों के लिए कक्षा 10 तक विज्ञान और गणित पढ़ना अनिवार्य किया गया था,
जिसका उस समय लोगों ने विरोध किया। उस समय माना जाता था कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती ये विषय। आज लोग हंसेंगे इस बात पर, लेकिन ये डॉक्टर कोठारी का दूरदृष्टि थी उनकी, जिन्होंने ये ऐसी संस्कृति उस समय की थी। और उस संस्कृति के बाद लाखों करोड़ों लड़कियों ने ये सिद्ध किया कि नहीं, वे लड़कों से पीछे नहीं। क्या जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि यदि आप फिर से अध्यक्ष हो जाएं तो आप क्या परिवर्तन करेंगे उस रिपोर्ट, कोई भी पूछ सकता है, कुछ आप समझ गए होंगे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस पर पहले से विचार कर रहे। उन्होंने कहा मैं उस रिपोर्ट का टाइटल बदल दूंगा, फिर आप में दूसरा शीर्षक रखूंगा। उससे बड़ी गलती हो गई। इतना बड़ा विद्वान, सारे देश में वो सम्माननीय व्यक्ति थे, बाहर भी थे, सबसे बड़े शिक्षाविद थे मेरे उस देश के उस समय। लोगों ने कहा सर आगे बताइए क्या करेंगे। ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि उन शिक्षा और चरित्र की बात आप करें। उन्होंने पहला टाइटल है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि उस समय दुनिया में जितने देश आजाद हुए थे, सभी के जो पुराने शासक थे वे बड़े चिंतित थे। अब वे पश्चिम के थे कि अब उनका तो आधिपत्य खत्म हो जाएगा, उनका जो शान शौकत वैभव ऐश्वर्य शोषण से आया था वो कहां से आएगा। उन्हें कोई नई रणनीति बनानी थी। उन्होंने रणनीति बनाई और इन नए स्वतंत्र हुए देशों को कहा कि आपको विकास और प्रगति का रास्ता अपनाना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट विकास करते, सड़कें बनाइए, ये करते, वो पुल बनाइए, सड़कें बनाइए, पानी के लिए करिए, बिजली के कारखाने लगाइए, स्टील के कारखाने लगाइए। लोगों को अच्छा, इन देशों के पास न तो विद्वान व्यक्ति थे, न अनुभवी व्यक्ति थे, न इनके पास शिक्षा थी। इन्होंने पश्चिम की इन अवधारणाओं को स्वीकार किया। The Western ideology of progress were accepted by the newly independent nations because they were deficient on education and expertise. They had no experience. डॉक्टर कोठारी ने कहा हम भी उसी प्रवाह में बह गए, हम भी उसी प्रवाह में बह गए। हमने भी सोचा विकास का रास्ता कारखाने लगाने से होता है, बड़े बड़े उद्योग लगाने से होता है, पुल बनाने से होता है, नदियों को रोकने से होता है, वहां हाइडल एनर्जी बनाने से होता है। हम भी उसी में चले। लेकिन और हमने बड़े बड़े काम किए। हमने बोकारो का कारखाना बनाया, भिलाई का बनाया, और भी कई बनाए। हमने भागड़ा नंगल जैसा बड़ा बांध बनाया। बड़े हम प्रसन्न हुए कि हम काफी आगे आ रहे। डॉक्टर कोठारी ने कहा मगर हम चीजें भूल गए। भारत का चरित्र अलग है, देशों का भी चरित्र होता है, देश का अपना चरित्र होता है। पूर्व का चरित्र अलग है, पश्चिम चरित्र अलग है। भारत का चरित्र अपरिग्रह जैसे शब्द से परिभाषित है। अपरिग्रह, मुझे अनावश्यक संचय नहीं करना, मुझे उतना ही चाहिए जितनी मेरी आवश्यकता। ये इस देश की सोच, यही चरित्र की बात करता है। डॉक्टर साहब ने कहा अब अगर मैं 25 साल बाद अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए दूसरी रिपोर्ट लिखूंगा तो उसका टाइटल होगा एजुकेशन फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण के लिए। मैं विकास की बात नहीं करूंगा उस समय। मेरा खाता नंबर 10 साल बाद बने, भिलाई का कारखाना 15 साल बाद बने, मुझे चिंता नहीं। मेरे पास चरित्रवान व्यक्ति तैयार हो, मेरे स्कूलों में, कॉलेजेस में, संस्थाओं में, विश्वविद्यालय में चरित्रवान अध्यापक अगर तैयार होंगे तो जो पुल बनेगा वो टूटेगा नहीं 29 दिन में। जो पुल बनेगा वो बह नहीं जाएगा बाढ़ में। जो कारखाना चलेगा वो घाटे में नहीं जाएगा। कितने बड़े बड़े कारखाने, BHEL जैसे कारखाने घाटे में चले, पब्लिक सेक्टर के सब कारखाने चले। ये क्यों चले गए? क्योंकि हमने अपने देश के चरित्र को नहीं पहचाना। हमने व्यक्ति को ये नहीं बताया कि तुम जो भी करो इस देश के लिए करो, और किसी जगह कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके महत्व को जानो। देश का भविष्य प्राइमरी स्कूल का अध्यापक बनाता है, मिनिस्टर नहीं बनाता। ये बात समझने की है, अंदर तक समझ लेने की है कि देश का भविष्य कहाँ बनता है। जहाँ संस्कार बनते हैं, परिवार में बनता है, जहाँ मानवीय मूल्य सिखाए जाते हैं। और ये मूल्य जब बच्चा बाहर आता है तो उसको सब कुछ इसका उल्टा दिखाई देता है। तो उसकी दृढ़ता आपको बनानी पड़ती है।
उसको ऐसी संस्कृत देनी पड़ती है जो लगे कि मैं इसके अपने अंदर अंतर्निहित कर विश्व की हर समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। हमारे एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी। आप में जो लोग शिक्षा पढ़ाते हैं वे उसका नाम भी जानते होंगे और संभवतः उनकी पुस्तक मिलती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मिल जाएगी, देखना चाहिए। उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा में इस तत्व को उभारा है जो मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मेरे पास है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा, Ancient Indian education is also to be understood as being ultimately the outcome of the Indian theory of knowledge and the part of corresponding scheme of life and value. जीवन और मूल्य, इन्हीं के आसपास हमारी शिक्षा पद्धति बनी थी। That schemes take full account of the fact of that life includes death and that the two together form the whole unit. जीवन में जन्म भी है, मृत्यु भी है, जीवन के पहले की भी बात है, मृत्यु के बाद की बात भी है। This gives a particular angle of vision, a sense of perspective, and a proportion in which material and the moral, ये important, material and the moral, the physical and the spiritual, भौतिक और आध्यात्मिक, perishable and permanent, जो परमानेंट है और जो विनष्ट होने वाला है, ये सब की सब चीजें जीवन में आ जाती है और जीवन इनका अंतर अपने आप निर्धारित कर लेता है, तभी जीवन आगे बढ़ता है। और ये जो मैं अभी बात कर रहा था, गांधी जी ने लिखा कि हमने अपनी संस्कृति के अनुसार तो त्याग ही दिया है और बौद्धिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है जब तक उसका सही उपयोग व्यक्ति के आचरण में न हो। यहाँ ये देखिए, ये गांधी जी ने कहा, लेकिन उन्होंने सर्वश्रेष्ठता की बात नहीं कही। अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना एक चीज है और ये कहना कि मेरी ही सबसे अधिक अच्छी है, वो सही नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा आचरण, मेरा धर्म क्या कहता है, मुझे क्या सिखाता है। मेरा धर्म मुझे ये आज्ञा नहीं देता है कि मैं दूसरी की संस्कृति को तुच्छता या अनादर की दृष्टि दे। इस देश का चरित्र क्या है? हर संस्कृति का बराबरी पर सम्मान होगा, हर पंथ का सम्मान होगा, हर धर्म का सम्मान होगा, हर एक की परंपराओं का सम्मान होगा। ये मैं करूंगा तभी मैं भारतीय संस्कृति की समझ का एहसास कर सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ। कहते हैं मेरा धर्म मुझे आज्ञा नहीं देता है कि मैं दूसरे की संस्कृति को तुच्छता या अनादर की दृष्टि देखूं। इसी तरह वो इस बात पर जोर देता है कि मैं खुद अपनी संस्कृति को मानूं और उनसे अनुसार चलूं, क्योंकि ऐसा न करने का अर्थ सामाजिक दृष्टि आत्महत्या कर लेना होगा। उनका स्पष्ट विचार, कोई भी संस्कृति जो सबसे बचकर चलती है नहीं चलती। आज के समय में कोई भी संस्कृति सबसे बचकर नहीं चल सकती है। आपको अन्य संस्कृतियों को जानना पड़ेगा, जो उनमें अच्छा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा और आगे चलकर अपनी संस्कृति में गतिशीलता लानी ही पड़ेगी। इसी तरह चरित्र की बात आती है। मैं आज जिन चीजों को सही मानता हूँ, हो सकता है कल मुझे ऐसा लगे नहीं, इसमें परिवर्तन की बात है। वैचारिकता में भी होता है। 1933 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि कई बार मैं जो विचार रखता हूँ वो मेरे पुराने विचारों के विरोध में आ जाते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि पहले आपने ऐसा कहा था, आज आप ऐसा कहते। उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, उनका लिखित है वक्तव्य, कि मैं समय के साथ ग्रो कर रहा हूँ। आई एम ग्रोइंग अप विद टाइम। मेरा अनुभव बढ़ रहा है, मेरा अध्ययन बढ़ रहा है, मेरी वैचारिकता परिपक्व हो रही है। इसलिए जब भी मैं जो विचार करूं और आपको लगे कि मेरे पहले के विचारों से भिन्न है, तो मेरे बाद वाले विचारों को मानिए, पहले को भूल जाइए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, चीजें तेजी से बदल जाती है और उस बदलाव के साथ हमें विश्लेषण करके चलना पड़ेगा। बदलाव को हम प्रवाह में नहीं बहना चाहिए। जैसे डॉक्टर कोठारी ने कहा था कि हम प्रवाह में बह गए, हमने भी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट मान लिया, लेकिन अगर हम उस समय ये सोच लेते कि हमारे देश की का चरित्र है व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, तो संभवतः हमारे पास देश में इतने अच्छे युवा होते, लड़के और लड़कियां होते जो चरित्रवान होते,
वे भ्रष्टाचार को समाप्त कर चुके होते, वे सेवा भाव को अपना चुके होते, वे हर व्यक्ति के दुख में शामिल होने को तैयार रहते होते, और ऐसे होते तो किसी का शोषण नहीं होता, व्यवस्था से लोग भागते नहीं। पुलिस के व्यक्ति को कहीं खड़ा हुआ देखकर भी जब नागरिक देखता है तो उसके अंदर एक शंका, आशंका और भय पैदा हो जाता है। ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि हमने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया और इस तरह में आप गए। एक अब थोड़ा सा एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ। हम सबने देखा, मैंने वहां से जिक्र किया था, द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र किया, हिरोशिमा का जिक्र किया, एटम बॉम्ब का जिक्र किया, और वहां से बहुत सी सीखने की बातें। 1939 में आइंस्टीन ने एक चिट्ठी लिखी थी अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट को। उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसा आभास हुआ है कि जर्मनी एक बहुत नए तरह का बम बनाने वाला है, और अगर उसने ऐसा बम बना लिया तो बहुत अधिक कठिनाई विश्व में पैदा हो जाएगी, फासिस्ट लोग जीत जाएंगे। चिट्ठी लिख दी। और इसके बाद अमेरिका ने एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया लॉस अलामोस में, और वहां पर 1945 में आप सभी लोग जानते हैं उसका विस्फोट हुआ। अब यहाँ एक चीज देखिए, चरित्र की बात यहाँ से कैसे ढूंढी जा सकती है। जब वो विस्फोट हुआ तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्होंने गीता को याद किया कि जो प्रकाश उस विस्फोट से पैदा हुआ था, वो प्रकाश उन्होंने कहा वैसा ही था जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब अपना स्वरूप दिखाया तो हजारों शास्त्रों सूर्यों से अधिक तेज, ब्राइटर देन थाउजेंड सन्स एस यू एन एस सन्स नामक पुस्तक एक इसी पर बाद में लिखी गई, बड़ी मशहूर पुस्तक थी अपने जमाने की। मेरा यहाँ आपको बताने का अर्थ यह है कि विज्ञान उस समय अपने चरम उत्कर्ष पर था। उसने एक ऐसा आविष्कार कर लिया था कि परमाणु से ऊर्जा लेकर के वो कितनी ही ऊर्जा दुनिया में पैदा कर सकते। न्यूक्लियर स्टेशंस बनते हैं, एनर्जी स्टेशंस बनते हैं, आपने सुना होगा कई जगह बनते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बहुत अच्छी ऊर्जा दे सकते हैं, मतलब किसी उस ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने बना लिया, बड़े प्रसन्न थे कि हम अब ज्ञान में हम आगे। ज्ञान तो मिला लेकिन कुछ कमी रह गई। कमी क्या रह गई? उसी ज्ञान का दुरुपयोग हुआ और हिरोशिमा पे डाला गया, नागासाकी पे डाला गया। वे लोग जिनका युद्ध से कुछ लेना नहीं था, वे बच्चे जिन्होंने दुनिया में किसी के बुरा नहीं सोचा था, निरीह थे, मासूम थे, वे सब मारे गए। क्रूरता का बहुत बड़ा हुआ। यानी ज्ञान का उपयोग करना सीखना ही चरित्र है। जानकारी आपके पास है, यदि आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। विवेकानंद जी का ये मशहूर वाक्य है, दुनिया में हर व्यक्ति जो शिक्षा में जानता है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी मैन। और किसके पास होगा परफेक्ट का मैनिफेस्टेशन? तो वही होगा जहाँ चरित्र होगा, जहाँ पूर्णत्व की समझ होगी, जहाँ ईश्वर की समझ होगी, जहाँ प्रकृति के उस स्वरूप की समझ होगी जो हमें इस पृथ्वी पर हमारा लालन पालन करता है। नहीं होगी तो कैसे? बर्ट्रैंड रसल, बहुत मशहूर नाम था, उन्होंने एक जगह लिखा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लोग शोध करते हैं या आगे करना चाहते हैं वो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। नाम मशहूर है बर्ट्रैंड रसल। उन्होंने लिखा कि अगर दुनिया केवल ज्ञान पर निर्भर रहेगी तो समाप्त हो जाएगी। देखिए वाक्य बड़ा जबरदस्त है। ह्यूमैनिटी विल पेरिश if it depends only on knowledge and continues to pursue only more knowledge and more knowledge, it will perish, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले भी अवश्य ही उसका दुरुपयोग करेंगे। तो कहता है they have to supplement knowledge with discrimination, विवेक, ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही सही होगा। अगर विवेकपूर्ण उपयोग नहीं होगा तो विश्व नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और वही हो रहा है। आज वैज्ञानिक गणना करते हैं कि यदि सारे विश्व के लोग अमेरिका जैसा जीवन स्तर अपनाने लगे तो 5 और पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी।
5 more planet Earth would be necessary if everybody starts living the lifestyle as Americans are doing. जो ऊर्जा वो औसतन खर्च करते हैं, जो कंजम्पशन होता है, वो सब होता है। और अगर यूरोप का इस तरह सारी दुनिया अपना ले तो 3 पृथ्वी की और आवश्यकता पड़ेगी। यानी बर्टन रसेल की बात का सत्य देखिए कि पृथ्वी के समाप्त होने के सारे संसाधन मनुष्य ने ही जुटा लिए। हमें ज्ञान मिला, हमने जंगल काटने शुरू कर दी, बाढ़ आने लगी तो हम बाढ़ की सुरक्षा करने के लिए धन खर्च करने लगे, लेकिन हमने जंगल काटना बंद नहीं, हमने नदियों से बालू का खनन बंद नहीं किया, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हम विकास में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सारे देश में बाढ़ की चर्चा है, बिहार में बाढ़ की चर्चा है, झारखंड में भी बाढ़ की चर्चा है, हर जगह चर्चा है। लेकिन इसके लिए कोई वो जो मूल कारण है वो नहीं होता, क्योंकि हमारे चरित्र में जो त्रुटियां आ गई हैं कि खनन तो होगा ही, खनन माफिया शब्द से भी हम परिचित रहेंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, मगर खनन माफिया पर कोई नियंत्रण कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये सारा विश्व जानता है, सारा देश जानता है, सारा प्रांत जानता है, हर व्यक्ति जानता है। तो ये यहाँ से चलिए, आप ये जो कहा ज्ञान से नष्ट भी हो सकता है, ज्ञान सबसे अधिक पवित्र है, लेकिन ज्ञान तभी पवित्र है जब ज्ञान के साथ ज्ञान के साथ किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भी उसके सदुपयोग करने का क्षेत्र भी आपका विकसित हो चुका हो। एनसीटी का जिक्र हुआ था, एनसीटी का मैं पहला चेयरमैन था, लेकिन आजकल वो बताने में मुझे थोड़ी हिचक होती है कि मैं था। और क्यों हिचक होती है आप जानते होंगे। एनसीटी ने अपने प्रारंभिक वर्षों में जो लोग छोटी गुणवत्ता के बीएड कॉलेज चलाते थे उनको बंद कर दिया। विश्वविद्यालय अनामलाई कुर्चे नहीं चलाइए तो अच्छा चलाइए, अन्यथा बंद। संस्था चली, इस संस्था के लिए एक सूत्र वाक्य मुझे ढूंढना था, जैसे एम्ब्लम में लिखते हैं ना, तो मैंने जो उस समय वाक्य ढूंढा था, जो अभी हटाया नहीं गया है, वो वाक्य है गुरुर गुरुतमो धामा। मैं ऐसा वाक्य चाहता था जिसमें अध्यापक की बात भी हो, शिक्षा की बात भी हो, चरित्र की बात भी हो, अध्यापक के कर्तव्यों की बात सभी की। और ऐसा वाक्य मुझे मिल गया। महाभारत के शांति पर्व से मुझे एक संस्कृत के विद्वान ने दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने देखा होगा, न हो तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और उसका इस्तेमाल करिए, उसका प्रयोग करिए, बताइए, समझिए। वो वाक्य है, श्लोक का हिस्सा है गुरुर गुरुतमो धामा। अर्थ है गुरु शिष्य को मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है। क्या करता है? मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है। अर्थात जितना जहां पर भी आप हैं वहीं पर रुक नहीं सकते। आपका चरित्र जितना है उसका प्रांजलिकरण होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। गुरु उसको उस रास्ते पर डाल देता है। इसको ऐसे समझिए कि जाडी टाटा का नाम झारखंड में तो सभी जानते होंगे। उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पूर्णता पर रखना चाहिए, एम एट परफेक्शन। आप शिक्षक हैं तो कहिए अच्छे से अच्छा शिक्षक बनिए, आप व्यापारी हैं तो कहिए अच्छे से अच्छे ढंग से व्यापार करिए। एम एट परफेक्शन यू विल अचीव एक्सीलेंस। आप उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। आज शिक्षा में काहे की बात होती है? यही तो होती है कि हमारी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए। गुणवत्ता वाली शिक्षा का अर्थ क्या है? हमें चाहिए कि हम प्रति वर्ष हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे नए मेथड्स लाएं, सब लाएं। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य जो है वो ऊंचाई पर रखें, और जितने ऊंचाई पर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, हमें परफेक्शन तो मिलेगा। तो गुरु गुरुतमो धामा का अर्थ जानिए कि आप जो अध्यापक हैं या अध्यापक बनने वाले हैं या कहीं भी हैं, अध्यापक तो कहीं ना कहीं तो आपको है कि आपका कर्तव्य अन्य को मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है। गांधी जी ने एक जगह लिखा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत पहले समझाया था, लेकिन चरित्र से बात बहुत अच्छे ढंग से जुड़ी हुई। मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि यदि तुम किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हो, एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हो,
या संवार सकते हो, बचा सकते हो या संवार सकते हो, तो तुम्हारा जीवन सफल माना जाए। अध्यापक वो होता है जो हजारों लोगों का जीवन संवारता है, तो उसका जीवन तो, उसको तो ये कार्य मिलना ही उसके जीवन की सफलता है, उसके जन्म लेने की सफलता है। अगर एक का भी जीवन आप संभालते हैं तो आपका जीवन सफल है। और आप तो अपने परिवार के बच्चों का संभालते हैं, अपने घर परिवार में आसपास के लोग करते हैं, और हजारों लोग। ये विशेष स्थिति और किसी व्यवसाय में नहीं। लोग बड़े बड़े कारखाने चला सकते हैं, उत्पादन करते हैं, लेकिन जीवन संभालना उनका लक्ष्य नहीं होता है। आपका लक्ष्य है, हमारा शिक्षा में लक्ष्य है कि हम उनका जीवन कैसे संभालते हैं। मैंने जापान की बात की, वर्ल्ड वॉर की बात की, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में लगा था कि ये जो हिंसा है, युद्ध है, मृत्यु है, हथियार है, ये रास्ता विश्व के लिए सही नहीं है और ये आत्मघाती होगा। तो आत्मघाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आज आप देखेंगे कि अभी कल ही था कि रशिया कुछ ऐसे शस्त्र बना रहा है कि जिनके द्वारा अमेरिका बहुत पीछे रह जाएगा और वो उसका परीक्षण करने वाला है। आप निश्चित मानिए कि रशिया के परीक्षण करने के बाद अमेरिका उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर खर्च करके उससे बड़ा शस्त्र बना लेगा। ये मनुष्य की इंजन जरूर बनाएगा, मानेगा नहीं। और दुनिया में लाखों लोग भूखों मरेंगे, मर रहे हैं। कोरोना को छोड़ दीजिए, तब भी करोड़ों लोग, मतलब बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ स्लीप हंग्री। दे लिव इन इनडिसेंट कंडीशंस, अनएक्सेप्टेबल कंडीशन। ये है। और क्यों हो रहा है? मनुष्य के पास इतना ज्ञान है, कौशल है, साधन है, संसाधन है कि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सब कुछ दिया जा सकता है। और इसका सबसे मशहूर, विश्व भर में मशहूर एक वाक्य है जो आप में बहुत लोग जानते होंगे, मैं दोहरा रहा हूं, और ये हर एक के पास होना चाहिए। ये भी महात्मा गांधी का वाक्य है, nature has sufficient resources to meet the needs of everyone, but not the greed of anyone. प्रकृति के पास इतने संसाधन है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, लेकिन एक के भी लालच की पूर्ति नहीं होती। एक लालची व्यक्ति यदि किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, अफ्रीका में ऐसी बहुत घटनाएं हुई, तो सारा देश तबाह कर सकता है। सारे जंगल बेच दिए, सारी जमीनें बेच दी, दूसरों को माइनिंग के अधिकार दे दिए, देश तबाह होता है। इसका ढूंढिए, आपकी समझ में भी आएगा। प्रकृति ने ऐसा बनाया हुआ है, इतना बड़ा जबरदस्त उनका संसाधन मैकेनिज्म है कि जनसंख्या बढ़ती रहती है, मनुष्य सीखता रहता है कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए। लेकिन जब वो ग्रीड हो जाती है, जब शोषण हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तब समस्या पैदा होती है कि कुछ लोग अरबपतियों की श्रेणी में चले जाते हैं और लाखों करोड़ लोग बेघर हो जाते हैं। इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, ये व्यक्ति के चरित्र पर आता है। एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार जिला शिक्षा अधिकारी सारे स्कूलों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल उसकी साख होनी चाहिए कि व्यक्ति कर्मठ है, ईमानदार है, भेदभाव नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है और अध्यापक का सम्मान करता है। आखिरी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां अध्यापक ही वीआईपी माना जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं। कभी था, आज भी हम वो श्लोक याद करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, लेकिन हम व्यवहार में उसको कहीं नहीं देखते। आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर में ऐसा देखा है कि अध्यापक के पहुंचने पर अधिकारी खड़ा होकर उससे बात करे? आप स्कैंडिनेविया में जाइए, फिनलैंड की शिक्षा की बड़ी बात होती है, वहां सबसे कहते हैं देश में एक ही वर्ग वीआईपी है, वो अध्यापक। वो स्थिति कहाँ से आई? सीखा हमने था, हम भूल गए। क्यों भूल गए? वो गांधी जी की बात कि हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया। इसके लिए हमारे साथ प्रयास किया गया, हमने पूरे के पूरे डीलिंग कर, हम
आज भी मैंने आपके सामने जो एर्नोल्ड टॉयनबी की बात कही और बड़े प्रसन्नता से कही, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अपने देश में ही इसको लागू नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने देश में चरित्र निर्माण की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं हो रहा हूं। मैं से मेरा मतलब हम सब लोग हैं जो कोशिश करते हैं, जो इस तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन दुनिया ने इस बात को महसूस किया और 1972 में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट निकाली, लर्निंग टू बी, इसको लर्निंग टू बी, और इसका अर्थ था कि व्यक्तित्व विकास। जो बात डॉक्टर कोठारी ने कही, चरित्र, कैरेक्टर बिल्डिंग, उसी से मिलता जुलता इसका अर्थ भी है कि लर्निंग टू बी व्यक्तित्व विकास के लिए चाहिए। तो है कैसे कैसे हमें अपने मस्तिष्क के द्वारा सामान्य परिस्थितियों का अध्ययन कर अपने चरित्र की दृढ़ता के साथ अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि मैं अधिक से अधिक लोगों के जीवन को संवारने में कार्य कर सकूं। एडगर फॉरे की इस रिपोर्ट के बाद लोगों में चर्चा शुरू हुई कि वैल्यू एजुकेशन की बात होनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात होनी चाहिए और लोगों को अपने कर्तव्य बोध की तरफ ले जाना चाहिए। भारत में कर्तव्य बोध का एक बहुत बड़ा तरीका है, सिंपल सा तरीका है जो आप में से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि 3 ऋण उसके ऊपर आ जाते हैं। ये 3 ऋण कौन से हैं? पहला है माता पिता जो जन्म देते हैं, परिवार उससे जुड़े हुए, सब पितृ ऋण में आते हैं, परिवार उसे संभालता है, करता है। दूसरा है दैव ऋण, प्रकृति उसे पालती पोषती है, हवा पानी सब कुछ मिलता है और कोई शुल्क नहीं लगता था। प्रकृति ने शुल्क नहीं लगाया, मनुष्य ने मनुष्य में लगा दिया, वो बात अलग है, लेकिन वो दैव ऋण है। और तीसरा है ऋषि ऋण। हम जहां पर हैं, हमें जो ज्ञान बुद्धि विवेक जीवन के साधन संसाधन घर मकान गैजेट्स मिले हुए हैं, ये कहां से मिले? ये ज्ञान के लिए जिन लोगों ने जीवन लगाया, जीवन खपाया, जिन्होंने ये सीखा, किसी ने प्रयोग किया, किसी ने चिंतन किया, किसी ने अध्ययन किया, किसी ने तारों का अध्ययन किया, किसी ने ग्रहों का अध्ययन किया, और इन लोगों ने हमें यहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि आज जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए एक स्कूल होता है, स्कूल जाता है, सीखता है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास टीवी है। ये ऋण है। जो कुछ आपको मिला है वो आपके पास धरोहर, आपका कर्तव्य है ऋण चुकाइए। इन तीनों ऋण को चुकाने का हमारी संस्कृति में बहुत जबरदस्त प्रावधान है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षियों को दैवत्व दिया गया। यहाँ हर पेड़ पौधे पशु पक्षी के संबंध में निर्देश है कि आप इस पौधे को कितना सम्मान देंगे, कैसे रखेंगे, कैसे पालेंगे, कैसे आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पशु पक्षियों को भी पानी मिलता रहे, केवल मेरा ही। एक बड़ी छोटी सी घटना है। एक बार गांधी जी इलाहाबाद में खाना खाकर उठे तो एक लोटे में पानी लेकर पंडित नेहरू के हाथ धुला रहे थे। गांधी जी किसी से बात कर रहे थे और वो हाथ धोते गए। एक लोटा पानी खत्म हो गया, पंडित जी ने दूसरा लोटा पानी डाल दिया, और जब दूसरे लोटे का पानी खत्म हो रहा था तो गांधी जी को ख्याल आया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो 2 लोटे पानी वेस्ट कर दिया। पंडित नेहरू ने कहा, अरे गांधी जी यहाँ तो गंगा बहती है, पानी की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई ऊंच नहीं हुआ। तो उस वक्त गांधी जी ने कहा, इस वाक्य में चित्र ढूंढिए। उन्होंने कहा ये पानी मेरे उपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। इस पानी पर मेरा ही अधिकार नहीं है, इस पर पेड़ पौधे पशु पक्षियों किसानों का अधिकार है। इसको स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य है। ऋषि ऋण दैव ऋण पितृ ऋण में आता है। इसलिए मेरा चरित्र तो इन 3 वाक्यों से ही बन जाता है। अगर मैं अपनी संस्कृत को समझ सकूं और सारे जीवन में याद रखूं कि ऋषि ऋण दैव ऋण पितृ ऋण ये मुझे निभाने हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास और कुछ करने का समय ही नहीं होगा। आप जो भी कार्य करेंगे आपको लगेगा आप इन्हीं में किसी ने कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, और ये करना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि इस जीवन में जितना हम सेवा भाव करेंगे वही हमारे जीवन में संतुष्ट देगी, आनंद देगा,
या सत्यचित आनंद जैसी स्थिति को हमारे पास ले आएगा। मैंने आपको एक लर्निंग टू बी का जिक्र किया, लेकिन समाप्त करने के पहले मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है, चरित्र के लिए भी है, हर एक के लिए। 1996 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट छपी है, जो मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। उन्होंने एक कमीशन बनाया था कि 21वीं शताब्दी में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। आजकल ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि 10 साल बाद क्या स्वरूप होगा। 2019 में ये कह पाना असंभव था कि कोरोना के बाद क्या स्वरूप होगा। कई बार परिस्थितियां बदलती हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन मनुष्य आगे देखने का प्रयास तो करता ही है। यूनेस्को के इस प्रयास में बहुत बड़ा कमीशन था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। भारत से डॉक्टर करण सिंह उसके सदस्य थे, फ्रांस के जैक डिलोस उसके अध्यक्ष थे, और ये कमीशन की रिपोर्ट 1996 में जिनीवा में रिलीज हुई थी और मैं वहां मौजूद था। इसके अध्यक्ष ने एक बात कही, जो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। उन्होंने कहा, एजुकेशन एवरीवेयर मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। हर देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें उस देश की संस्कृति में गहराई तक जानी चाहिए, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता प्रगति के प्रति होनी चाहिए। इसको मैं दोबारा कहता हूँ, मेरे देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें, उसका आधार, उसका स्तंभ मेरे देश की प्राचीन संस्कृति के ऊपर बनना चाहिए। तो उसके बाद जो परिवर्तन हुए उनको समाहित करते हुए उस पर बनने के बाद मैं नए ज्ञान को उपयोग करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध भी मुझे रहना चाहिए। अगर कंप्यूटर कहीं अलग बना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, मेरे प्राचीन भारत में कंप्यूटर नहीं था इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं, मुझे उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन विश्लेषण के बाद करना चाहिए। इसका उदाहरण है प्लास्टिक। प्लास्टिक जब आया तो हमने बहुत प्रसन्न होकर उसका इस्तेमाल शुरू किया, और जहां जहां संभव हुआ कर हम ये भूल गए कि इसके दुष्परिणाम क्या हुए। वो विश्लेषण नहीं किया, ज्ञान था, उपलब्धि आई ले ली, लेकिन विवेक नहीं अप्लाई किया। अब हम कहते हैं कि प्लास्टिक का ये बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, बहुत नुकसान। केमिकल फर्टिलाइजर्स के केस में अंधाधुंध हमने उसका इस्तेमाल किया और ये सोचा दीर्घकालीन दृष्टिकोण हमने नहीं अपनाया जो हमें अपनाना चाहिए था। ये बहुत आवश्यक है। वहां पर ये जो वाक्य है, ये वाक्य मैं चाहता हूं कि आपके मस्तिष्क में रहे। एजुकेशन की चरित्र तभी बनेगा, हर देश का चरित्र अलग होता है, उसके लोगों का चरित्र भी होता है, इसमें बहुत कुछ समानताएं भी है, मानवीयता की समानता है जो हम हमेशा मानते हैं, हमारा देश मानता है, हमारी संस्कृति मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फर्क होता है। जो मैंने ये वाक्य कहा था कि प्रकृति के पास सभी के आवश्यकता पूर्ति का है, लेकिन लालच का नहीं है। पश्चिम के देशों में लोग उसे नहीं मानेंगे, उनका दृष्टिकोण अलग होगा, मेरा दृष्टिकोण अलग होगा, लेकिन अगर मैं अपनी संस्कृति को जान लूं तो मैं लोगों का सम्मान करना सीख जाऊंगा, मैं सुख की परिभाषा सीख जाऊंगा। बहुत ही जाना पहचाना एक श्लोक में बताता हूं आपको, विद्या ददाति। अब अगर मुझे मेरे अध्यापक ने कहा था कि अगर इसका अर्थ क्या है, उन्होंने कहा अगर तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या तुम्हारी विनम्रता 12वां पास करने के बाद से बढ़ी है या घटी है? जो आदमी 12वें के बाद ग्रेजुएट होता है, वाह मैंने कुछ और हासिल किया, उसका तो बढ़ जाता ही। लेकिन ये श्लोक क्या कहता है, विद्या ददाति विद्या। जैसे जैसे आप विद्या में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, आपको पता लगता है कि ज्ञान का समुद्र इतना अथाह है कि मैं तो कहीं नहीं। आपकी विनयशीलता बढ़ती है क्या, ये आपके चरित्र को निर्धारित करती है। और विनयादि पर्थता, जिसकी विनयशीलता बढ़ती है वही समाज के लिए सुपात्र माना जाएगा, वही समाज में सही योगदान कर सकेगा, उसी को सम्माननीय मानना चाहिए। पात्रता धन आप लो, पात्रता आने पर धन अवश्य कमाना चाहिए। धन अर्जन करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे पुरुषार्थ बताए गए हैं,
ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको धन नहीं चाहिए, आपको अच्छा जीवन नहीं बिताना चाहिए, आपको सुख से नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं। पात्रता धर्म आपने होती, आप धन कमाइए, लेकिन इसके बाद की जो पंक्ति है, जो 3 शब्द हैं, वे पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों के अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। उन्हीं संस्कृतियों के आधार पर जो चरित्र बनते हैं, उसमें एक तरफ साम्राज्यवाद उत्पन्न होता है और दूसरी तरफ आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। अगर वो व्यवधान में भी चली जाती है तो भी देश हमेशा यही कहता रहा, मुझे तो आध्यात्मिकता नहीं आगे बढ़ता, मुझे तो अपरिग्रह को ही मानना, मैं तो उतना ही प्रयोग करूंगा जितना मुझे आवश्यक है मेरे जीवन के लिए, उतने ही करूंगा, उतना नहीं करूंगा। ये अगली जो पंक्ति क्या है? पात्रता धर्म धनाद धर्मम तथा सुख, धनाद धर्मम तथा सुख, धनाद धर्मम। धन से सुख नहीं आता, अधिक से अधिक कमाई करने से सुख नहीं आता, लिफाफे लेने से सुख नहीं आता। ये जो बात मैं बता रहा हूं, इसमें देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, आप थोड़ा कंफर्म करते रहिए कि आवाज आ रही। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, हाँ, तो एक मैं छोटा सा वाक्य आपको और पढ़ के सुना देता हूं, जो शायद आपको अच्छा लगेगा। वो है कि यदि तुम किसी व्यक्ति के चरित्र की जांच करना चाहते हो, ये हमारे सामने कई बार आता है, बार बार आता है। यदि तुम किसी व्यक्ति के चरित्र की जांच करना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो। हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो। असल में वही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान व्यक्ति का वास्तविक चरित्र ज्ञात हो सकता है। आकस्मिक अवसर पर तो छोटे छोटे व्यक्ति को भी किसी प्रकार का बड़प्पन मिल जाता है, परंतु वास्तव में महान वही है जिसका चरित्र सर्वदा एक सा बना रहता है। विनम्रता की बात से इसको जोड़िए। आजकल की जो व्यवस्था है, अधिकारी शब्द का प्रयोग जब होता है सामान्य व्यक्ति को सत्ता से क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए, थोड़ा सा आवश्यकता पड़े तो विचार विमर्श चाहिए, गाइडेंस चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे चीजें हैं जहां पर राजधर्म की बात की गई है। सत्ता में आए लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या उनकी कमियां हैं, चाणक्य नीति में इसका भी बहुत ज्यादा वर्णन है। हर जगह हर चीज हमारे यहाँ कही गई है। लेकिन इस समय जो विश्व भर में शिक्षा के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो है 4 स्तंभ यूनेस्को ने बताए। लर्निंग टू नो, हम सब जानते हैं इसका। लर्निंग टू डू, स्किल डेवलपमेंट, ये भी हम जानते हैं। लर्निंग टू बी, इसका मैंने। और चौथा है लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ साथ रहना सीखना। इस समय जो बड़ी समस्या है जिसमें भारत अपना चरित्र उजागर कर सकता है, जो अर्नोल्ड टॉनबी ने कल्पना की थी। भारत में हम विभिन्न संस्कृतियों के साथ, विभिन्न पंथों के साथ, विभिन्न मान्यताओं के साथ हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं, साथ में कार्य करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, संबंध बनाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये संस्कृति हमारे यहाँ आजकल भी भारत के गांव में दिखाई देती है, शहरों में भी दिखाई देती है। कई बार इसमें व्यवधान पड़ जाता है। व्यवधान पड़ने का मुख्य कारण ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका एक ही उद्देश्य था, भारतीयों को भारत की संस्कृति से अलग करो, डीलिंग इंडियंस फ्रॉम इंडिया, और वे सफल रहे। हमें अपनी संस्कृति ही तुच्छ लगने लगी और उस भावना में बढ़ते हुए हम आज यहाँ पहुंच गए कि हम पश्चिम की बोली नकल करने लगे हैं। हमारी शिक्षा के सामने जो अन्य समस्या आई है या विकास में जो बाधाएं आई है, उनका मुख्य कारण है संस्कृत से जुड़ाव की कमी और उसका हमारे चरित्र पर प्रभाव, हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर प्रभाव। इसीलिए हमारे बहुत से लोग दुखी हैं। जो लोग अपना गांव छोड़कर बड़े बड़े शहरों में गए थे, जिन्होंने अपने प्रयास से बंबई, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में सैकड़ों लोगों को अरबपतियों में तब्दील कर दिया,
मेहनत इन्होंने की, तब्दील उन्होंने किया। जब कोरोना का समय आया तो ये बड़े बड़े शहर इन लोगों की देखभाल नहीं की, उनको भोजन पानी नहीं दे पाए, और आज 21वीं शताब्दी में हजारों लोग, लाखों लोग हजारों मील के सफर पर पैदल निकल पड़े। ये दिखाता है कि चरित्र कितना महत्वपूर्ण है किसी भी समाज के लिए, समाज की सहभागिता के लिए, समाज के संबंधों के लिए। ये होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। इसलिए दुनिया भर में कहा जाता है कि इस समय शिक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ क्या है? ये सीखना के साथ साथ कैसे थे, लर्निंग टू लिव टुगेदर। क्या हम ये सीख पाएंगे? अगर हम ये सीख लें तो निश्चित रूप से बहुत कुछ आगे भी किया जा सकता है, किया जाता रहेगा और लोग करते रहेंगे। मैं समझता हूँ, मैंने काफी आपसे बातचीत की, इसको सामान्य बातचीत के रूप में लीजिए। ये कोई शोध के आधार पर नहीं है, अनुभव के आधार पर कुछ तथ्य मैंने दिए हैं, कुछ संदर्भ दिए हैं जिससे आप आगे देख सकें। और हमारे यहाँ तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं जीवन में कहीं सीख लेता, सीखने के अवसर हर जगह आते रहते हैं। मैंने अपने विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखा, और अभी भी कहीं जाता हूं तो आप लोगों से मिलकर भी दो चार बातें सीखने की कोशिश करता हूं, आकर उसको लिख लेता हूं। यहाँ ये मैंने सीखा है। मैंने मूल्यों की शिक्षा के बारे में एक घटना बार बार मैं सुनाता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, और मेरे फिजिक्स में पीएचडी के वो सुपरवाइजर थे। मैं एकमात्र रिसर्च स्कॉलर था जिसने उनके साथ शोध की थी। उन्होंने एक बार मेरी एक नई कमीज पहने मैं खड़ा था, उसको देखा और धीरे से आकर कहा, दूर से आ रहे थे, बोले बहुत अच्छा है, घर में सबके लिए बना या नहीं? इतना कहकर चले गए। इसमें करीब कुछ सेकंड लगे वो कहने में, बहुत अच्छा है, घर में सबके लिए बना है कि नहीं। वो वाक्य मुझे जीवन भर के लिए मेरे साथ रहा। आज मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर इसने मुझे जीवन में एक दिशा दी। दिशा बदल जाती, एक वाक्य से बदल, एक घटना से बदल जाती। साउथ अफ्रीका में पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी महात्मा गांधी को वहां से धक्के देकर मार फेंक दिया गया प्लेटफॉर्म। आप सोच सकते हैं कितना अपमानित महसूस हुआ। यंग बैरिस्टर एजुकेटेड इंग्लैंड, बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना सोच बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने इसकी शिकायत की और मैं जीत नहीं गया, किसी को सजा हो गई तो मिलेगा क्या? लाखों लोग जो रोज अपमान सहते हैं अपने रंग के कारण, काले होने के कारण, उनको तो कोई असर नहीं होगा। तो मैं इस अपने अपमान, व्यक्तिगत अपमान को मैं सामाजिक अपमान की तरफ लूंगा। कम्युनिटी ह्यूमिलिएशन लेता हूं जो सदियों से चला रहा है, मैं इसके खिलाफ लड़ाई लूंगा। उन्होंने अपना क्षितिज बढ़ा दिया, फैला दिया, आसमान बड़ा कर दिया, लेकिन लक्ष्य एक ही रखा कि मैं एक ही काम करूंगा, मैं उन कलर प्रेजुडिस को खत्म करने का काम। उस घटना से गांधी का व्यक्तित्व बदल गया। और उन्होंने एक बार किसी ने पूछा कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन था? जो कहा वो साउथ पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर, दैट वाज द मोस्ट क्रिएटिव मोमेंट ऑफ टाइम। क्रिएटिव मोमेंट, देखिए क्रिएटिविटी अंदर से आई जब उनका जीवन का रास्ता बदल गया। जब वो चंपारण गए, फर्दर चंपारण में जब उन्होंने हालत देखी तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। उनका चरित्र और परिष्कृत कर दिया। वो व्यक्ति में सुसंस्कृत हो गए, दूसरों के दुख को और अधिक अपना महसूस करने लगे। इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर अध्यापकों के लिए अपरिग्रह जैसे शब्द हमारे साथ साथ चलने चाहिए। ये लक्ष्य हमारे साथ रहना चाहिए कि मैं मोटा काम नहीं, मैं चाहे कहीं भी हूं, मैं लोगों के जीवन को दिशा दे रहा हूं, मैं भारत का भविष्य निर्माण कर रहा हूं। और मुझे क्या चाहिए? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा जाए, और कुछ नहीं चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझे सुना। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर इसमें से कुछ बातें आपके चरित्र को
और सुसंस्कृत करने में सहायता कर सके और उसका प्रभाव हजारों आपके विद्यार्थियों पर पड़े, आपके सहयोगियों पर पड़े। ये संख्या बड़ी हो या छोटी हो, तो मुझे लगेगा कि मैं अपने समय का किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया सर, और निश्चित रूप से आपके ये जो शब्द हैं वो हमें एक नई दिशा देंगे। यह शिक्षा जगत ही समाज एवं राष्ट्र के उत्कर्ष का आधारशिला है। और सर, आपने जो हमें अभी जापान का जो उदाहरण दिया, इन सभी कार्यों का और कर्तव्यों को चरित्र का भाग बना जापान में जो वहाँ के बच्चे हैं उन सभी को उनके कार्य और कर्तव्यों को उनके चरित्र का भाग बना दिया। यही कारण है कि जापान आज द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद फिर उभर कर आए। और सर, इसे मैं इन शब्दों में कहना चाहूंगी कि कोई भी राष्ट्र जनबल या फिर धनबल से महान नहीं बनता, उसके लिए चरित्र बल होना चाहिए। सर, इसके बाद एक कबीरदास और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में आपने कहा, मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूंगी सर कि मनुष्य को की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ये बहुत ही आवश्यक है, और यह केवल चरित्र के द्वारा ही की जा सकती है, शिक्षा के द्वारा ही की जा सकती है, जिसमें चरित्र होता है। और वही शिक्षण संस्थान सही अर्थों में शिक्षण संस्थान है जो मनुष्य का ध्यान विशाल संस्कार की अपेक्षा उसके अंतर्मन, उसके चरित्र की ओर आकर्षित करता है। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के द्वारा ही चरित्र निर्माण कर सकते हैं, और नए भारत का निर्माण तभी हो सकता है। इसके सर, डॉक्टर महात्मा गांधी ने शिक्षा के लिए व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता का को सबसे बड़ा शर्त ही माना था। उन्होंने, आपने जो कई उदाहरण दिए, तो सार के तौर पर मैं कहना चाहूंगी सर, इसमें गीता और कुरान के अनुसार चरित्र की सुवास हमें फैलानी होगी, और तभी समग्र राष्ट्र और विश्व में नई चेतना, नई विश्वास की उम्मीदों की एक नई लहलहाती फसलें तैयार होगी सर। डॉक्टर कोठारी आयोगों एवं समितियों ने सत्य, शांति, प्रेम, न्याय जैसे चरित्र एवं सहयोग को जीवन में धारण करने की बात कही है। और ये जो शिक्षा के 4 स्तंभ की सर आपने हमें जानकारी दी, निश्चित तौर पे इसका जो तृतीय और चतुर्थ स्तंभ है वो चरित्र एवं मूल्यों की अवधारणा के लिए काफी आवश्यक है। और अंत में सर, मैं आपसे अंत में ये कहूंगी सर कि जिस तरह से आपने हम लोगों का, हम सबका मार्गदर्शन किया, ये हमें एक नई दिशा देगा, और विश्व की यह समस्या तभी समाप्त होगी जब हम अपनी व्यक्तिगत स्तर पर सुधारने की कोशिश, हम अपने को व्यक्तिगत स्तर पर सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Now, our Chief Patron, Honorable Vice Chancellor, Professor Anjani Kumar Srivastava, BBNKU Dhanbad, has joined this program. Sir, you are requested to say a few words. सर्वप्रथम मैं आज के वेबिनार में उपस्थित सभी लोग, RSP कॉलेज झरिया के शिक्षक और विभिन्न महाविद्यालयों से उपस्थित शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राओं को अपना साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ पर शिरकत की और एक विद्वान वक्ता प्रोफेसर GS राजपूत जी को सुना। प्रोफेसर राजपूत जी को, जो कि पद्मश्री भी हैं और वर्तमान में यूनेस्को में अपनी सेवा भी दे रहे हैं, उनके भाषण को मैं शुरू से अंत तक सुना। मुझे स्वागत भाषण के लिए चुना गया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण मैं स्वागत में प्रेजेंट होते हुए भी अपने आप को, अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाया। लेकिन मैं उनको सुनने के बाद यह कह सकता हूं कि उन्होंने शिक्षा से चरित्र निर्माण की संभावनाओं पर जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, वह विचारोत्तेजक था, और उन्होंने इस विषय के सभी आयामों को बहुत वैज्ञानिक विश्लेषण कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, और मैं भी उनसे
काफी कुछ सीखा, जानने की कोशिश की, और मैं ये कोशिश करूंगा कि उसमें से कुछ बातों को, जबकि बहुत सारी बातें मैं हमेशा एक प्रयोग करता रहता हूं, वो उसको सुन करके अपने लाइफ में आत्मसात करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा वस्तुतः ये एक शाश्वत सत्य है कि मानवता में जो भी अंतर्निहित है उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम है और उपाय है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, डिवाइन है, प्योर क्रिस्टल की तरह है, जो विश्व के समस्त अच्छी चीजों को आत्मसात करता है और अपने में संजोए रखता है, और उसका वो एब्स्ट्रैक्ट रूप है। अभी विद्वान वक्ता ने महात्मा गांधी जी का जिस तरह से नाम लिया, उनके भी सारे लिटरेचर्स, वक्तव्य जो है, हमारे एक शिक्षक थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, वो हमेशा कहते थे कि इवन इफ द क्रिस्टल कुड स्पीक, इट वुड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ महात्मा गांधी। मतलब आप जानते हैं कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज द क्रिस्टल। तो आत्मा भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जो भी बोलते हैं वो भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्योर चीज है, जो कि कभी भी समय के साथ खत्म नहीं होंगे और वो नश्वर बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी विचार हैं उसको हमको अभिव्यक्त करना है, और विचार दो प्रकार के हैं। एक आत्मा के द्वारा निकली हुई, जो कि मैंने पहले ही कहा कि प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में है, और दूसरा उस पर आवरण चढ़ा हुआ है, और इसी आवरण को हटाना है, जिसको कि हम शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। शुरू में जितने भी दार्शनिक हमारे भारतवर्ष में जितने भी दार्शनिक हुए, शुरू से ही आप जिसका भी नाम ले लें, मैं तो सिर्फ बुद्ध, जैन और रामकृष्ण परमहंस, इवन अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, सबको, रविन्द्रनाथ टैगोर, सबको फिलोसोफर कृष्णमूर्ति, ये सबको एक फिलोसोफर दार्शनिक अपने कंट्री का, अपने देश का के विचारों को व्यक्त करने वाला दार्शनिक बतलाता हूं। और मैं समझता हूं कि उन सबको पढ़ने के बाद जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो अगर हम लोग अपने शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों में डाल दिए होते तो आज हम लोगों की स्थिति यह न होती। हम लोग क्यों नहीं डाल पाए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन लोगों का ये जो कहना, बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि हम लोग अपने भाषा और संस्कृति से दूर हुए, पहले भाषा से दूर। मैकॉले ने हमारे भाषा पर अटैक किया, जिसके कारण जो हमारी सर्वसाधारण जनता है उसके बाद जो पढ़ाई जाने वाली शिक्षा थी उसको आत्मसात नहीं कर पाई, और आज जब आत्मसात नहीं कर पाई तो देश के निर्माण में वो प्रमुख योगदान देने में जितनी उनकी क्षमता थी उसके अनुरूप योगदान नहीं दे सके। बहुत लेट से, अभी मैं कहूंगा कि इधर ही 10-20 साल से हम लोग इस बात को रियलाइज। पहले मुझे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, उसके बाद राष्ट्रभाषा पर आना चाहिए था, तब इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी या कोई भी फ्रेंच, आप जो भी कह लें, उस पर जाना चाहिए था। अब हम लोगों ने काफी लेट से, विलंब से शुरू किया है, लेकिन उसका लाभ मुझे मिलेगा। आज मैकॉले हो या उस तरह के जो विचारधाराएं जो थी, उसके कारण यही हुआ कि हमारे जो शिक्षा के 3 मुख्य अवयव थे। पहला कि एक्सपेंशन, जिसको कि हम चाहते थे कि शिक्षा का सभी लोगों में समान रूप से प्रसार हो, एक्सपेंशन हो, वो ठीक से नहीं हो पाया, बहुत कम ही लोग पढ़ पाए। फिर उसके बाद एक्सेलेंस की बात हम लोग करने लगे,
एक्सेलेंस में हम लोगों ने अंधा अनुकरण किया। लोग फॉरेन गए और वहां के टेक्निक्स को लाए। वो ये नहीं समझ सके कि वो भारत के लिए उपयुक्त है या नहीं है, और यहाँ पर जबरदस्ती उसको लादा गया, जिसके कारण सभी चीजें जो मानव के लिए उपयुक्त थी वो महंगी हो गई। अगर हम लोग अपने ही कंट्री में अपने ही भाषा में चीजों को सीखे होते तो सभी चीजें सस्ती होती और हम लोग दूसरे कंट्री से काफी आगे होते, क्योंकि 135 करोड़ जनता मानव संसाधन के रूप में उसको हमको परिणत करना है, वो नहीं बन पा रही है। उसको परिणत करने में हम लोग अब लगे हैं और गंभीर प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी जो बात है इक्विटी, हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बराबर नहीं है। कोई किसी चीज को आराम से ग्रहण कर समझ सकता है, कोई बहुत मुश्किल से ग्रहण कर पाता है, लेकिन उसको समझना है, मौलिक चीजें उसको समझनी है, तभी उसको विचार खुलेंगे। और इन विचारों को खोलने के लिए हमको अपने देशज भाषा, देशज नीतियां और देश में ही उत्पन्न विचारों को ही यूज करना होगा, और उस आधार पर ही हम दूसरे देशों पर जो भी आवश्यक हो ले सकेंगे। ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक आवरण बना हुआ आत्मा पर, उस पर बहुत सारी चीजें, उसको हटाएंगे तभी आत्मा से निकली आवाज सामने आएगी, और आत्मा से निकली आवाज हमेशा अच्छी होती है, और जो चीज अच्छी होती है वही चरित्र है। इसलिए मेरा चरित्र परिवार के प्रति, मेरा चरित्र समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के प्रति एवं विश्व के प्रति अलग अलग होगा, और सबके अपने अपने सोपान हैं। हर एक बिंदु पर जो चरित्र उजागर करना है उसको हमें समझना है और उसको ध्यान में रखना है, और उसको समझने के लिए अवश्य शिक्षा की आवश्यकता है, और अपने ही भाषा में, मौलिक भाषा में, जिससे हम आत्मसात कर सकें, उसी भाषा में समझना है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके गंभीर पहलुओं को राजपूत जी ने आज अपने भाषण में एग्जाम्पल से समझाया। उन्होंने क्या नहीं टच किया, इवन बाहर से बर्ट्रैंड रसल का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। मैं सचमुच में उनके भाषण से अभिभूत हूं। आज इस कोविड के संक्रमण काल में हम लोग फिजिकल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये संक्रमण काल जल्दी खत्म हो, जिससे कि इनके जैसे विद्वानों का साक्षात में दर्शन हो और हम लोग उनको बुला सकें और उनके वक्तव्यों का, उनसे मिलने का लाभ उठा सकें। मैं आज के आयोजन के लिए इस वेबिनार के आयोजक प्रोफेसर जैन सिंह, जो कि आरएसपी कॉलेज हरिया के प्रधानाचार्य हैं, और उपेंद्र चौधरी को पुनः साधुवाद दूंगा। और मैं ये कहूंगा कि जो लेक्चर सीरीज वो इस बार उन्होंने रखा है, उसके वो कड़ी टूटे नहीं, वो जल्दी जल्दी वो कराएं, और हम लोगों को जो और भी हमारे अंदर में है उनका भी वो करें, जिससे और सारी बातें आप यूट्यूब में जैसा समझ रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सारी बातें संकलित हों, और संकलित होने के बाद was going to actually sum up the entire thing, and I just wanted to say that in the last, that everything which has been recorded here should come out in the edited volume, but before those things are scribbled and come out, they should reach the orators, I mean to say the person like who has spoken today and on the other day, and they should edit the entire volume. They should be given the opportunity to improve their whatever is written in their name, and it should come out in the edited volume, and I will give all possible help in getting that printed volume to come out. I think I'm
लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. मैं इसी के साथ सबको धन्यवाद देता हूं और पुनः पद्मश्री श्री राजपूत जी को अभिवादन देता हूं और प्रणाम करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं यूनेस्को के बारे में उनसे अलग से पत्राचार करूंगा और भी बहुत सारी बातें उनसे जो मुझे जाननी है मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद। Thank you, sir. We are thankful to you, sir, for the work, for the wisdom you have disseminated through your words. Thank you once again, sir. Thank you very much. Now I request Head Department of Education, RSP College, to render a vote of thanks. Dr. Upendra Kumar Singh. Sir, please. I've actually already given thanks on behalf of everybody, but yes. Okay. He has got the If right. you have given on behalf. No, Sir, but he then has it's got okay. the right. Sir, then it's okay, sir. Fine. Let him say. आप okay, sir. Sir, कह दिया क्या? Let him speak. Okay. बोलिए सिंह साहब। झारखंड के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय विनोद बिहार महतो फाइनेंशियल विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित और प्रमुख महाविद्यालय आरएसपी कॉलेज झरिया के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला के आज चौथे व्याख्यान में उपस्थित हमारे मुख्य संरक्षक माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव विनोद बिहार महतो फाइनेंशियल विश्वविद्यालय धनबाद कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर उपस्थित और अपने वक्ता के तौर पर उपस्थित पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत यूनेस्को के जन अमोस कमनियस मेडल से सम्मानित पूर्व निदेशक एनसीईआरटी पूर्व संस्थापक अध्यक्ष भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद सर और इस कार्यक्रम में संरक्षक के तौर पे हमारे शिक्षा संघ अध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. शर्मा, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर जयंत सिंह सर, इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए तमाम सम्मानित प्रतिभागीगण, छात्रगण और मीडिया से संबंधित लोग और हमारे तकनीकी टीम के सदस्यगण और इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर सुभा अडवाणी। यह अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि हमारे निवेदन पर हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक महान शिक्षक जो हम सभी शिक्षक समुदाय के लिए आदर्श हैं, पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत सर ने अपनी स्वीकृति दी और उन्होंने मैं जब उनसे आग्रह किया और चूंकि मेरे पुराने सर से परिचय रहे हैं, मैं कई कार्यक्रमों में सर से साक्षात्कार किया हूँ, तब जब मैंने उनसे निवेदन किया सर ने तुरंत स्वीकृति दे दी और सर ने कहा कि मैं तुम्हारे कार्यक्रम में एक व्याख्यान दूंगा, लेकिन विषय ऐसा रखो कि जिससे सभी प्रतिभागी लाभान्वित हो। और फिर सर के निर्देश के मुताबिक शिक्षा से चरित्र के निर्माण की संभावनाएं यह विषय तय हुआ और जिस आपने शिक्षा से चरित्र के निर्माण की संभावना के सभी आयामों को जिस स्पष्टता से आपने बखूबी हम लोगों के समक्ष रखा, क्योंकि जो प्रतिभागी हैं ये सारे प्रतिभागी, इसमें दो तरह के लोग हैं, एक जो हम वर्तमान शिक्षक हैं और दूसरा जो इस देश का भावी शिक्षक है। हमारे छात्र अधिकांश लोग इसमें टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं और सभी छात्र भविष्य में बनने वाले शिक्षक हैं।
आपने चरित्र निर्माण की संभावनाओं को इस रूप में हम सबों के समक्ष प्रस्तुत किया कि अंदर का चक्षु पट खुल गया और काफी बातें हम सभी इस व्याख्यान से लेकर जा रहे हैं जो हम हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा देंगे। मैं सर्वप्रथम अपने कार्यक्रम के संरक्षक माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। कुछ तकनीकी कारणों से सर स्वागत भाषण नहीं कर पाए थे, लेकिन सर मैं देख रहा था सर लगातार जुड़े रहे और सर राजपूत सर के वक्तव्य को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, जो कि सर ने अपने वक्तव्य में भी कहा। और फिर सर ने कहा कि मैं राजपूत साहब का स्वागत करूंगा। अंत में सर ने सारी बातें बहुत बखूबी ढंग से रखी और इसलिए मैं सर के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ आज के सम्मानित वक्ता पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत सर का। आप कद इतना बड़ा है, आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं और मैं तो जब मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ किया था उस समय आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य थे। तो आपकी लंबी शैक्षिक यात्रा और आपने शिक्षा के समृद्धि के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के समृद्धि के लिए आपका जो योगदान रहा है वो अमूल्य है और उसके लिए कुछ भी कहना कम होगा। जैसा कि मेरे प्राचार्य महोदय ने कहा था कि आपके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। आप आदर्श हैं, हम शिक्षकों के लिए सम्मान के आपने हम शिक्षकों के लिए का सम्मान बढ़ाया है और इसलिए आज के इस सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पूरा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने शिक्षा संकाय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा सर के प्रति, वो भी कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और आपको बखूबी सुन रहे थे, इसलिए उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने प्राचार्य डॉक्टर जयंत सिंह सर के प्रति। आप इनकी सकारात्मक सोच और प्रजातंत्र के अप्रोच के कारण इस तरह के कार्यक्रम हम करने में सफल हो पाते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम प्रतिभागियों को, जिसमें कई कॉलेजेस के प्राचार्य, डिपार्टमेंट हेड्स और शिक्षार्थी, शोधार्थी सभी जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों से। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने आयोजन समिति के सदस्यों के प्रति और मंच के संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम की समन्वय डॉक्टर सुभाष वाणी के प्रति। और मैं अंत में आभार प्रकट करता हूँ अपने तकनीकी टीम के सदस्यों के प्रति, जिनके सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए। मैं अंत में उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जो इस कार्यक्रम में यहाँ जूम प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर लाइव प्रसारण देख रहे थे, जहां जिस रूप में जुड़े हुए हैं, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अंत में पुनः राजपूत सर के चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और पुनः भविष्य में उनका आशीर्वाद मिलता रहे उसके लिए आमंत्रित करता हूँ। सर आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और समस्त भारतवासियों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। पुनः इन शुभकामना के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। Thank you, sir. My sincere thanks to our head Department of Education. Dear participants, tomorrow is the last day of 5-day special lecture series. Tomorrow we will listen Professor Khagendra Kumar Singh, Patna University, Patna, on New Education Policy Draft 2019.
special focus on school and teacher education. You all are requested to join 15 minutes prior, means try to join at 3:45 p.m. With this, now it's time for national anthem. राष्ट्रीय आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे. Today's program ends here.